हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अकेडमी पर। मैं ओम सम्राट फिर से एक इस महाद्वीप की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले मेरी ओर से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज जो लक्ष्य निर्धारित किए होंगे इस साल के लिए वो आप उनको पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। आज मैं नदी स्टार्ट करूंगा, जो साउथ अमेरिका की मुख्य नदी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो हम उसका आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा इसमें ये होता है कि अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक लंबी नदी है। आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। इसके बारे में यहाँ मैं एक नोट लिखना पड़ेगा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी, विश्व की, आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील से निकलती है और मिस्र या इजिप्ट देश में अपना भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है या फिर जल गिराती है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी। विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी हो गई? अमेजन नदी। आप मेरे शब्दों पे गौर करेंगे। विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी होगी, जो कि अफ्रीका में बहती है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी की बात करेंगे तो अमेजन, जो कि साउथ अमेरिका की नदी है। क्लियर दोस्तों? अगर मैं यहीं पे बात करूं विश्व में सर्वाधिक आयतन वाली नदी, विश्व में आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी, तो यहां आंसर आएगा अमेजन नदी। नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अमेजन नदी की, तो आयतन की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी अमेजन नदी होगी। नोट लिखेंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी आएगी? आपकी नील नदी। अफ्रीका। सेकंड लिखेंगे, विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी, इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। क्लियर दोस्तों? जो मैंने बताया वो आप समझ लें अच्छे से। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तब आंसर आएगा आपका अमेजन नदी। पूछेगा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा नील नदी, जो कि अफ्रीका की नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए इजिप्ट या फिर मिस्र देश में भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। तीसरा क्वेश्चन यही से बनता है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी, तो विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी कौन सी नदी रहेगी? अमेजन नदी। आयतन की दृष्टि से पूछेगा तब आपका आंसर आएगा अमेजन नदी। और विश्व की दूसरी सर्वाधिक लंबी पूछेगा तो भी आंसर आपका आएगा अमेजन नदी, क्योंकि विश्व की जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? नील नदी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? चलिए अब इसका उद्गम स्थल देखेंगे और ये अपना पानी कहाँ गिराती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला की। दोस्तों ये क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में वेनेजुएला से लेके चिली अर्जेंटीना तक चली जाती है।
ये आपकी होगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर पेरू, ब्राजील में विषुवतीय रेखा के समांतर बहते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर पेरू, ब्राजील में विषुवतीय रेखा के समांतर बहते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। एक बार इस मैप पे भी देख लेंगे, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से आपकी क्या निकलती है, अमेजन नदी पेरू, ब्राजील में होते हुए यहाँ ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है, ये है इक्वेटोरियल रीजन अर्थात विषुवतीय क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखा क्षेत्र। तो यहाँ से निकलकर विषुवतीय रेखा के समांतर बहते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। सेम चीज हमने यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाई है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इसकी एक सहायक नदी है जो उत्तर की ओर से आती है और अपना जल अमेजन नदी को दे देती है। इसको हम कहते हैं निग्रो, इसको हम कहते हैं निग्रो नदी। दूसरी इसकी एक सहायक नदी है, यह है मेडिरा नदी जो कि विश्व में सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। विश्व की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। मेडिरा नदी के बारे में फैक्ट है, ये विश्व की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी। क्लियर दोस्तों? अमेजन नदी की जो निग्रो सहायक नदी है, इस पर एक पोर्ट स्थित है जिसको हम कहते हैं मानोस बंदरगाह, जो कि अमेजन नदी की जो सहायक नदी निग्रो है उत्तर की ओर से आती है, उस पर एक पोर्ट स्थित है, बंदरगाह स्थित है, जो कि समुद्र तट पर ना होकर नदी पर स्थित बंदरगाह है। और मानोस बंदरगाह विश्व का सर्वाधिक अंतः स्थलीय बंदरगाह है। मानोस बंदरगाह विश्व का सर्वाधिक अंदर स्थित अंतः स्थलीय नदी बंदरगाह है। इसके बारे में नोट कर लेंगे जो मैंने बोला मानोस बंदरगाह के बारे में कि ये विश्व का सर्वाधिक अंदर स्थित अंतः स्थलीय नदी बंदरगाह है। मानोस बंदरगाह के बारे में मेडिना नदी के बारे में हमने ये फैक्ट देखा, ये विश्व की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों? अब हम बात करेंगे इसके अपवाह क्षेत्र की। अपवाह क्षेत्र, थोड़ा सा मैं अपवाह क्षेत्र के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका अपवाह क्षेत्र क्या होता है यहीं पे बता देता हूँ, कोई नहीं। जैसे इसकी सहायक नदी है 2, इसकी और भी सहायक नदी होंगी, जो अपना जल अमेजन नदी को देती होंगी। तो जो अमेजन मुख्य नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं और उन सहायक नदी में जो है वो पानी है। और इस जहां तक इसका फैलाव है पानी का, इस मुख्य नदी का जो पानी का फैलाव है, उस पूरे फैलाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों समझ आ गया होगा आपको अपवाह क्षेत्र क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम नोट करेंगे। अमेजन नदी क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से मतलब क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से कौन सी निकल रही है, यहाँ से निकल रही है आपकी विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर जो टेम्परेचर है वो सर्वाधिक होता है। टेम्परेचर सर्वाधिक होने की वजह से
वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होगी तो नमी ज़्यादा होगी, और नमी ज़्यादा होगी तो इसलिए हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका को आर्द्रता वाला महाद्वीप। फर्स्ट डालेंगे आप दक्षिण अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को आर्द्रता का महाद्वीप कहते हैं। फर्स्ट ये हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा है तो वर्षा ज़्यादा होगी, और वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो यहाँ जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी, और जैव विविधता को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। अमेज़न के जंगल में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और ये सदाबहार वन होते हैं, जिन्हें सेल्वास के नाम से जाना जाता है। अमेज़न नदी के क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, और पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो यहाँ पशु पक्षी भी ज़्यादा निवास करेंगे। पशु पक्षियों की भी जो प्रजाति है वो अधिक देखने को मिलेगी। तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये नोट कर लेंगे, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब दोस्तों हमने देखा अमेज़न नदी के क्षेत्र में सेल्वास प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि जिनकी जैव विविधता अधिक होती है, और ये सदाबहार होते हैं। सदाबहार होने की दृष्टि से यहाँ पर जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा सघन है, और सघन होने के कारण जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पेड़ों की ऊपरी सतह तक रह जाता है, और पेड़ों के अंदरूनी हिस्सों में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता अधिक होने के कारण पेड़ एक दूसरे को आपस में ऐसे जकड़े देते हैं। आगे हम लिखेंगे अमेज़न नदी के अफवाह क्षेत्र में या अमेज़न जंगल में रबर व चंदन के वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है, जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों गौर करेंगे नहीं पर। अमेज़न नदी के जो जंगल हैं उनमें जो लकड़ियां पाई जाती हैं, उसमें जो लकड़ियां पाई जाती हैं वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती। इसका क्या कारण है? आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती, अर्थात
अमेजन जंगल की जो लकड़ियाँ उनका हम लोग फर्नीचर बनाने में उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों? कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो अमेजन नदी के आसपास क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, और सघन होने के चलते जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश पेड़ों के ऊपर तक चला जाता है और नीचे तक नहीं जा पाता, जिससे इसकी लकड़ियों पर जिससे इसकी लकड़ियाँ कठोर नहीं हो पाती हैं। और कठोर ना होने का कारण है कि इसका आर्थिक दृष्टि से इसकी लकड़ी महत्वपूर्ण नहीं होती है। क्या दोस्तों? चलिए, अमेजन नदी दोस्तों कंप्लीट हो गई है। इसमें एक चीज और लिख लेंगे, इसमें एक नोट और डाल लेंगे। विश्व में दो ऐसी नदी हैं जो विषुवतीय रेखा के समांतर बहती है। नंबर एक आपने देखा अभी अमेजन नदी जो कि विषुवतीय रेखा के समांतर बहती है, अमेजन नदी। नंबर दो, अफ्रीका की कॉन्गो जायरे नदी। एक फैक्ट आप ये नोट कर लेंगे, विश्व में दो ऐसी नदी हैं, विश्व में दो ऐसी नदी हैं जो विषुवत रेखा के समांतर बहती हैं। या विषुवत रेखा का समांतर से मतलब है कि विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम कह भी सकते हैं कि धरती के बीचों बीच से बहती है। दो ऐसी नदी जो धरती को बीचों बीच से बहती हैं, तो उसमें पहली कौन सी आएगी आपकी? अमेजन नदी। दूसरी आएगी आपकी कांगो जायरे नदी जो कि अफ्रीका की नदी है। इतना क्लियर हुआ? मानोस जो बंदरगाह था उसमें थोड़ा सा छूट गया, आप उसमें नोट कर लेंगे। जो मानोस बंदरगाह है वहां से रबर का एक्सपोर्ट होता है विश्व स्तर पर। मानोस बंदरगाह से रबर का एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों अब सेकंड नदी हम पढ़ेंगे कौन सी? ओरेनिको नदी। सेकंड नदी पढ़ेंगे ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ओरेनिको नदी जो कि गुयाना उच्च भूमि से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए अपना जल कैरिबियन सागर में गिराती है। अगर मैं बात करूं गुयाना उच्च भूमि की, तो गुयाना उच्च भूमि का जो लोकेशन है वो वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, इन 4 देशों में गुयाना उच्च भूमि का विस्तारित है। और इसी गुयाना उच्च भूमि से ओरेनिको नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए कैरिबियन सागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों देखेंगे, ये मैंने क्या बताया अभी आपको, ये है आपकी क्या? गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि से ओरेनिको नदी निकलती है और कैरेबियन सागर में, ये आपका क्या रहेगा? कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। ओरेनिको नदी गुयाना उच्च भूमि से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। ये कौन सी नदी हो गई? ओरेनिको नदी। आप भी जब अपने नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं तो आपके माइंड में एक मैपिंग की तरह काम करेगा। इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं चुरू नदी, या इसको एक और नाम से जानते हैं च्यूरन। तो वो आप ऑप्शन में देख लेंगे जैसा भी होगा। ओरेनिको नदी की सहायक नदी है चुरू नदी, और इस चुरू नदी पर एक वाटरफॉल स्थित है जिसको हम कहते हैं क्या? एंजल जलप्रपात।
एंजिन जलप्रपात जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। एक बार दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। गुयाना उच्चभूमि से ओरेनिको नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए अपना पानी कैरेबियन सागर में गिराती है। ओरेनिको नदी की सहायक नदी है चुरू नदी, जिस पर एंजिन जलप्रपात स्थित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। तो ये हमने देख लिया। दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली नदी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्डलिना नदी। मैग्डलिना नदी। तीसरी नदी की हम बात करें तो तीसरी नदी है क्या? मैग्डलिना नदी। मैग्डलिना नदी। मैग्डलिना नदी जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है और कोलंबिया देश में बहते हुए उत्तर की ओर बहते हुए कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। मैग्डलिना नदी जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कोलंबिया देश में बहते हुए उत्तर की ओर बहते हुए कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। तो दोस्तों ये है आपकी क्या? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला से मैग्डलिना नदी निकलती है और कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। ये कौन सी है? मैग्डलिना नदी। मैग्डलिना नदी के अपवाद क्षेत्र में दोस्तों कॉफी प्लस फूलों की कृषि की जाती है। मैग्डलिना नदी जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलते हुए कोलंबिया देश में उत्तर की ओर बहते हुए कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है और इसका जो अपवाद क्षेत्र है उसमें फूलों प्लस कॉफी की कृषि की जाती है और मैग्डलिना नदी कोलंबिया की सर्वाधिक लंबी या सबसे लंबी नदी है। मैग्डलिना नदी कोलंबिया की सबसे लंबी नदी है। तो नोट कर लेंगे इसको। मैग्डलिना नदी कोलंबिया की सर्वाधिक लंबी नदी। दोस्तों एक नोट डाल लेंगे आप। नोट, साउथ अमेरिका के कॉफी उत्पादक देशों का क्रम। साउथ अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के कॉफी उत्पादक देशों का क्रम। साउथ अमेरिका के उत्पादक, साउथ अमेरिका के कॉफी उत्पादक देशों का क्रम। साउथ अमेरिका के अंदर जो सर्वाधिक कॉफी उत्पन्न करता है उत्पादक देश है वो क्या है? सबसे पहला देश है आपका कौन सा? ब्राजील। सेकंड आपका कौन सा है? कोलंबिया। एंड थर्ड आपका कौन सा है? इक्वेडोर। साउथ अमेरिका के कॉफी उत्पादक देशों में प्रथम स्थान ब्राजील का है और सेकंड कोलंबिया का है और थर्ड इक्वेडोर का है। दोस्तों हमने तीसरी नदी पढ़ी जिसका नाम है मैग्डलिना नदी। अब हम इससे अगली नदी पढ़ेंगे, उसका नाम है पराना नदी। पराना नदी। पराना नदी के बारे में मैं आपको बताऊं। पराना नदी जो कि ब्राजीलियन
हाईलैंड या ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ब्राजीलियन उच्च भूमि जो कि यहाँ पड़ती है, ब्राजीलियन उच्च भूमि जो कि ब्राजील के क्षेत्र में स्थित है। ब्राजील के क्षेत्र में ब्राजीलियन उच्च भूमि से पराना नदी निकलती है और साउथ की ओर बहते हुए पराना ब्राजील की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हुए और आगे चलकर पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा रेखा बनाते हुए अपना जल रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरा देती है। तो नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ेंगे, पराना नदी। पराना नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है आपकी क्या, ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि से पराना नदी निकलती है साउथ में बहते हुए अपना जल, ये क्या है दोस्तों, ये है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी। ब्राजीलियन उच्च भूमि से पराना नदी निकलती है और साउथ में बहते हुए अपना जल रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। पराना नदी, ये कौन सी नदी है, पराना नदी। पराना नदी की दो सहायक नदी है, एक का नाम है पराग्वे और दूसरी का नाम है क्या, उरुग्वे। पराना नदी, इसकी दो सहायक नदी है, एक का नाम है पराग्वे नदी, दूसरे का नाम है उरुग्वे नदी। पराना नदी पर बांध स्थित है, इसको हम कहते हैं इटेपू बांध। इटेपू बांध जो कि ब्राजील का सबसे ऊंचा बांध है। इटेपू बांध पराना नदी पर स्थित है जो कि ब्राजील का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर दोस्तों। इसके अपवाद क्षेत्र में, पराना नदी के अपवाद क्षेत्र में गेहूं की कृषि की जाती है। तो दोस्तों हमने कौन सी नदी पढ़ी है, पराना नदी, जो कि ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है और दक्षिण में बहते हुए रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट और लिख लेंगे। पराना नदी दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेखा का निर्धारण करती है। ये पराना नदी बताई मैंने आपको। तो पराना नदी दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन में आपको या तो पराग्वे देगा, पराग्वे प्लस इधर आपका क्या हो जाएगा, ये पराग्वे प्लस इधर यहाँ ब्राजील आएगा, पराग्वे प्लस ब्राजील, और आगे चल के पराग्वे पड़ता है, आगे चल के पराग्वे का हिस्सा पड़ता है और इधर क्या पड़ जाता है, इधर पड़ता है अर्जेंटीना। तो ऑप्शन में आपको पराग्वे प्लस ब्राजील मिलेगा या फिर आपको पराग्वे प्लस अर्जेंटीना मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी पराग्वे और ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो उसमें 4 नदी दी होंगी साउथ अमेरिका की, तो उसमें कौन सी नदी का नाम आएगा, और जो ऑप्शन आएगा आपका पराना नदी आएगा। पराना नदी, या फिर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पराना नदी निम्न में से किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है या बनाती है। तो तब आपका ऑप्शन में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आपको अपने हिसाब से देख लेना, ये दोनों में से कोई सा भी हो तो आप उसको सही कर देना। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया।
अब हम नेक्स्ट नदी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टोकांटिनस नदी और अरागुया नदी के बारे में। टोकांटिनस नदी और अरागुया नदी के बारे में, जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दो नदी को एक साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही उच्चभूमि से निकलती है। तो फर्स्ट है आपकी टोकांटिनस, टोकांटिनस, और सेकंड है आपकी अरागुया नदी। ये क्या है आपका ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि से दो नदी निकलती हैं, ब्राजीलियन उच्च भूमि से दो नदी निकलती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी टोकांटिनस नदी एंड सेकंड है आपकी अरागुया नदी। टोकांटिनस अरागुया नदी दोनों उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए अपना जल उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती हैं, जिसमें जो टोकांटिनस नदी है उस पर एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं बेलन बंदरगाह, जो कि रबर का संग्रहण किया जाता है यहाँ पर, और विश्व स्तर पर यहाँ से रबर का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ब्राजीलियन उच्चभूमि से दो नदी निकलती हैं और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड है, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड है, आप उसको अपने फिजिकल जो मैप है उसमें आप देखेंगे, यहाँ ब्राजीलियन हाईलैंड मिलेगा और यहाँ से दो नदी निकलेंगी टोकांटिनस और अरागुया नदी, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर पे अपना जल गिराएंगी। और यहीं पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसको हम कहते हैं बेलम बंदरगाह, जो कि रबड़ के एक्सपोर्ट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमने दोनों नदी देखी, टोकांटिनस अरागुया नदी, जो कि ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकलती हैं और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए अपना जल उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिराती हैं। यहीं इनके मुहाने पर एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं बेलम बंदरगाह, जो कि रबड़ के एक्सपोर्ट की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नदी की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे निग्रो नदी और कोलोराडो नदी की। अब जैसे मैं ये दो शब्द बोल रहा हूँ, निग्रो और कोलोराडो नदी, आप थोड़े से भ्रमित हो जाएंगे जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि निग्रो नदी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अमेजन की सहायक नदी थी, जो कि उत्तर से आकर अपना जल अमेजन नदी को दे देती है। और जो कोलोराडो नदी है वो साउथ अमेरिका की नदी तो है, लेकिन ये साथ साथ एक जो कोलोराडो नदी है वो नॉर्थ अमेरिका में भी पड़ती है, जिसपे ग्रैंड कैनियन है। विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो नदी पर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसे हम तब पढ़ेंगे जब हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। तो अभी हम दो नदी और पढ़ेंगे जो साउथ अमेरिका की बची हुई है, जिसमें पहली नदी हम पढ़ेंगे निग्रो नदी। पहली नदी हम पढ़ेंगे निग्रो। इन दोनों नदी को पढ़ाने का उद्देश्य मेरा बस इतना ही है कि इनसे इनकी लोकेशन पूछ सकता है, इनका उद्भव कहाँ से है या फिर किस क्षेत्र से निकलती है, इनसे बस यहीं तक क्वेश्चन बनेगा। तो इसी वजह से मैं इनको पढ़ाना थोड़ा सा उचित समझ रहा हूँ। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी निग्रो एंड सेकेंड आपकी हो जाएगी कोलोराडो या कोलोराडो या कोलाराडो। इसको दो तीन नाम से जाना जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो ये आपका क्या है, ये इस तरह से आपका क्या है, अर्जेंटीना है। ये वाला पार्ट मैंने बनाया है अर्जेंटीना, इसको मैं लिख देता हूँ। ये अर्जेंटीना का क्षेत्र है। अर्जेंटीना की जो मुख्य भूमि है वहीं से दो नदी निकलती हैं, एक निग्रो एक कोलोराडो। ये निग्रो हो गई और ये आपकी हो गई कोलोराडो। ये आपकी है निग्रो नदी और ये है आपकी कोलोराडो नदी। दोस्तों अगर आप उस चित्र में देखेंगे या फिर अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, जिसको मैंने बताया भी है, रियो डी
ला प्लाटा। और ये आप नीचे देखेंगे ये है वाल्देज प्रायद्वीप, यहाँ पड़ता है कौन सा, वाल्देज प्रायद्वीप। इसके बारे में भी एक फैक्ट नोट कर लेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, जो निग्रो नदी है और जो कोलोराडो नदी है, ये दोनों अर्जेंटीना के मुख्य भूमि से निकलती हैं और अपना जल रियो डी ला प्लाटा और वाल्देज प्रायद्वीप के बीच में गिरा देती हैं, अर्जेंटीना के तट पर गिरा देती हैं। अर्जेंटीना की मुख्य भूमि से दो नदी निकलती हैं, नंबर 1 निग्रो नदी और दूसरी कोलोराडो नदी, जो कि अपना जल अर्जेंटीना के तट पर रियो डी ला प्लाटा और वाल्देज प्रायद्वीप के बीच में गिरा देती हैं। क्लियर दोस्तों, इतना लिख लेंगे। वाल्देज प्रायद्वीप के बारे में एक आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा। वाल्देज प्रायद्वीप ये है साउथ अमेरिका का सबसे निचला या गहरा स्थान है। क्या दोस्तों, कि आप लिख लेंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। कल इसके अगले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें इस नए साल में। यही कहना चाहूँगा कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं इस साल के लिए, तो आप उनको पूरा करें तन मन लगन के साथ। चलिए सर, थैंक यू।